नमस्कार, स्वागत है आपका सूरज का सातवां घोड़ा के तीसरे भाग में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसके 2 भाग जरूर सुनिएगा। तो आइए चलते हैं तीसरे भाग की ओर। शीर्षक माणिक मुल्ला ने नहीं बताया। हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि रात ही रात सहसा हवा बिल्कुल रुक गई है और इतनी उमस है कि सुबह 5 बजे भी हम लोग पसीने से तर थे। हम लोग उठकर खूब नहाए, मगर उमस इतनी भयानक थी कि कोई भी साधन काम ना आया। पता नहीं ऐसी उमस इस शहर के बाहर भी कहीं होती है या नहीं, पर यहां तो जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं कर पाते, सुपरिटेंडेंट बड़े बाबुओं को डांटते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबुओं पर खींच उतारते हैं, छोटे बाबू चपरासियों से बदला निकालते हैं और चपरासी गालियां देते हुए पानी पिलाने वालों से, बिश्तियों से और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल न बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शे वाले इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा न करें। और इन तमाम सामाजिक उथल पुथल के पीछे कोई ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक प्रगति का सिद्धांत न होकर केवल तापमान रहता है, टेम्परेचर, उमस 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इस उमस के बावजूद माणिक मुल्ला की कहानियां सुनने का लोभ हम लोगों से छूट नहीं पाता था। अतः हम सबके सब नियत समय पर वहीं इकट्ठा हुए और मिलने पर सब में यही अभिवादन हुआ, आज बहुत उमस है। हाँ यार, बहुत उमस है। सिर्फ प्रकाश जब आया और उससे सबने कहा कि आज बहुत उमस है तो वो फलसफा छांटते हुए अफलातून की तरह मुंह बनाकर बोला, अब माफ करिएगा लेकिन मेरी इस झल्लाहट भरी टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि पिछली रात उसने मार्क्सवादी के सवाल पर मुझे नीचा दिखाया था और सच्चे संकीर्ण मार्क्सवादियों की तरह से झल्ला उठा था और मैंने तय कर लिया था कि अगर वो सही बात भी करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। बहरहाल प्रकाश बोला, भाई जी, उमस तो हम सभी की जिंदगी में छाई हुई है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। हम सभी निम्न मध्य श्रेणी के लोगों की जिंदगी में हवा का एक तेज झोंका नहीं, चाहे दम घुट जाए पर पत्ता नहीं हिलता, और धूप जिसे रोशनी देना चाहिए हमें बुरी तरह झुलसा रही है। और तो और समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब किसी न किसी तरह नई और ताजी हवा के झोंके चलने चाहिए, चाहे वो लू के ही झोंके क्यों ना हो। अब प्रकाश की इस मूर्खता भरी बात पर कोई कुछ नहीं बोला। अब मेरे झूठ के लिए क्षमा करे, क्योंकि माणिक ने इस बात की जोर से तायद की थी, पर मैंने कहा ना कि मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया हूं। खैर, तो माणिक मुल्ला बोले कि जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूं तो मेरा मतलब ये रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती। और हम जैसे लोग जो ना उच्च वर्ग के हैं ना निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं ये भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना हम पर छा जाती है। प्रकाश ने जब इसका समर्थन किया तो मैंने इनका विरोध किया और कहा, लेकिन व्यक्ति को तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिए, ये नहीं कि टूटता फूटता चला जाए। तो इस पर माणिक मुल्ला बोले, बात तुम्हारी सच है, पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वो एक व्यवस्था द्वारा लादी गई सारी नैतिक विकृति को भी अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन हम ये विद्रोह नहीं कर पाते, अतः नतीजा ये होता है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं। लेकिन सभी तो जमुना नहीं होते। मैंने फिर कहा, हाँ, लेकिन जो इस नैतिक विकृति से अपने को अलग रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है, संस्कारों का अंधानुसरण। और ऐसे लोग भले आदमी कहलाए जाते हैं। उनकी तारीफ भी होती है, पर उनकी जिंदगी बेहद करुण और भयानक हो जाती है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि वो भी अपने जीवन का ये पहलू नहीं समझते और बैल की तरह चक्कर लगाते चले जाते हैं। मसलन मैं तुम्हें तन्ना की कहानी सुनाऊं? तन्ना की याद है ना? वही महेश्वर दलाल का लड़का। अब लोग बेचारे व्यर्थ के वाद विवाद से ऊब गए थे
अतः माणिक मुल्ला ने कहानी शुरू की। अकस्मात ओमकार ने रोक कर कहा, इस कहानी का शीर्षक? माणिक मुल्ला इस व्याघात से झल्ला उठे और बोले, अरे हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी भेज रहा हूं कि शीर्षक के झगड़े में पड़ूं? तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? या कि मैं उन कहानी लेखकों में से हूं जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देकर पत्रों में संपादकों और पाठकों का ध्यान खींचा करते हैं। अब यह देखकर कि माणिक मुल्ला ओमकार को डांट रहे हैं, हम लोगों ने भी ओमकार को डांटना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब माणिक मुल्ला ने हम लोगों को डांटा तो हम लोग चुप हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। तन्ना के कोई भाई नहीं था, पर 3 बहनें थीं। उनमें से जो सबसे छोटी थी, उसी को जन्म देने के बाद उसकी मां गोलोक चली गई थी। रह गए पिताजी, जो कि दलाल थे। चूंकि बच्चे छोटे थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, अतः तन्ना के पिता महेश्वर दलाल ने अपनी यह इच्छा जाहिर की कि किसी भले घर की कोई दबी ढकी सुशील कन्या मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुढ़ापे में कोई औरत का शौक चढ़ा है? राम राम, ऐसी बात तो सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ बच्चों की फिक्र है, वरना अब तो बचे खुचे दिन राम के भजन में और गंगा स्नान में काट देने हैं। रही तन्ना की मां, 100 तो देवी थी देवी, स्वर्ग चली गई। महेश्वर दलाल पापी थे, सो रह गए। बेचारे बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं करते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काली कमली वाली के भंडारों में दोनों जून भोजन करते और लोक परलोक सुधारते। लेकिन मोहल्ले भर की बड़ी बूढ़ी औरतें कोई ऐसी सुशील कन्या न जुटा पाई जो बच्चों का भरण पोषण कर सके। अंत में मजबूर होकर महेश्वर दलाल एक औरत को सेवा टहल और बच्चों के भरण पोषण के लिए ले आए। उस औरत ने आते ही पहले महेश्वर दलाल के आराम की सारी व्यवस्था की, उनका पलंग, बिस्तर, हुक्का चीलम ठीक किया। उसके बाद 3 लड़कियों के चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। बहरहाल उसने तमाम बिखरती हुई गृहस्थी को बड़ी सावधानी से संभाल लिया। अब उसमें अगर तन्ना और उनकी तीनों बहनों को कोई कष्ट हुआ हो तो इसके लिए कोई क्या करे। तन्ना की बड़ी बहन घर का काम काज, झाड़ू बुहार, चौका बर्तन किया करती थी। मझली बहन, जिसके दोनों पांवों की हड्डियां बचपन से ही खराब हो गई थी, या तो कोने में बैठी रहती या आंगन भर में घिसर घिसर कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती थी। और सबसे छोटी बहन पंचम बनिया के यहां से तंबाकू, चीनी, हल्दी, मिट्टी का तेल और मंडी से अदरक, नींबू, हरी मिर्च, आलू और मूली वगैरह लाने में व्यस्त रहती थी। और तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर धोते थे, बांस में झाड़ू बांधकर घर भर का जाला पोंछते थे, हुक्का भरते थे। इतने में स्कूल का वक्त हो जाता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहां से बन सकता था, अतः बिना खाए ही स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटकर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लकड़ी चीरनी पड़ती थी, बुरादे की अंगीठी भरनी पड़ती थी, दिया बत्ती करनी पड़ती थी। बुआ यानी उस औरत को सब बच्चे बुआ कहा करे, ऐसा महेश्वर दलाल का हुक्म था। उनका बदन भी अक्सर दबाना पड़ता था, क्योंकि बेचारी काम करते करते थक जो जाती थी। और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के मंद मधुर प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे। घर में लालटेन एक ही थी और वो बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती थी। तन्ना का दिल कमजोर था, अतः तन्ना अक्सर मां की याद करके रोया करते थे और उन्हें रोते देखकर बड़ी और छोटी बहन भी रोने लगती थी और मझली अपने दोनों टूटे पैर पटक कर उन्हें गालियां देने लगती थी। और दूसरे दिन वो बुआ से या बाप से शिकायत कर देती थी और बुआ माथे में अलावा बिंदी लगाते हुए रोती हुई कहती थी, अरे इन कमबख्तों को तो मेरा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, आखिर कौन तकलीफ है इन्हें। बड़े बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते, जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बना के पार्टी पार के छैल छिकरियों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद महेश्वर दलाल को परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता था। यहां तक कि तन्ना की पीठ में नील उभर आती थी और बुखार चढ़ाता था और दोनों बहनें डर के मारे उनके पास जा नहीं पाती और मझली बहन मारे खुशी के आंगन भर में घिसलती फिरती थी और फिर छोटी बहन से कहती थी,
खूब मार पड़ी, खूब मार पड़ी। अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन पैर टूटेंगे, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा। अरे चल, आज मेरी चोटी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को। इन हालतों में जमुना की मां ने तन्ना को बहुत सहारा दिया। उनके यहां पूजा पाठ अक्सर होता रहता था और उसमें वे 5 बंदर और 5 कुंवारी कन्याओं को खिलाया करती थी। बंदरों में तन्ना और कन्याओं में उनकी बहनों को आमंत्रण मिलता था। और तो और जाते समय बुआ साफ साफ कह देती थी कि दूसरों के घर जाकर नदीदों की तरह नहीं खाना चाहिए, आधी पूड़ियां बचाकर ले आनी चाहिए। अब वे लोग यही करते और चूंकि पूड़ी खाने से मैदा खराब हो जाता है, अतः बेचारी बुआ पूड़ियां अपने लिए रखकर रोटी बच्चों को खिला देती। तन्ना को अक्सर किसी न किसी बहाने जमुना बुला लेती थी और अपने सामने तन्ना को बिठाकर खाना खिलाती थी। तन्ना खाते जाते थे और रोते जाते थे, क्योंकि यद्यपि जमुना उनसे छोटी थी, पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही तन्ना को अपनी मां की याद आ जाती थी और तन्ना को रोते देखकर जमुना के मन में भी ममता उमड़ पड़ती थी और जमुना घंटों बैठकर उनसे सुख दुख की बातें करती थी। होते होते यह हो गया कि तन्ना के लिए कोई था तो जमुना थी, और जमुना को 24 घंटा अगर किसी की चिंता भी थी तो वो तन्ना की थी। अब इसी को आप प्रेम कह लें या कि कुछ और। जमुना की मां से बात छिपी नहीं रही, क्योंकि अपनी उम्र में वो भी जमुना रही होंगी, और उन्होंने बुलाकर जमुना को बहुत समझाया और कहा कि तन्ना वैसे बहुत अच्छा लड़का है, पर नीच गोत का है और अपने खानदान में अभी तक अपने से ऊंचे गोत में ही ब्याह हुआ है। पर जब जमुना बहुत रोई और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो उसकी मां ने आधे पर तोड़कर लेने का निर्णय किया। यानी उन्होंने कहा कि अगर तन्ना घर जमाई बनना पसंद करे तो इस प्रस्ताव पर गौर किया जा सकता है। पर जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थे ईमानदार आदमी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पिता कुछ भी हो, आखिरकार पिता हैं, उनकी सेवा करना उनका धर्म है। वो घर जमाई जैसी बात कभी नहीं सोच सकते। इस पर जमुना के घर में काफी संग्राम मचा, पर अंत में जीत जमुना की मां की रही कि जब दहेज होगा तब ब्याह करेंगे, नहीं लड़की कुंवारी रहेगी, और तो और रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़की पीपल से ब्याह देंगे, पर नीचे गोत वालों को कभी नहीं देंगे। जब यह बात महेश्वर दलाल तक पहुंची तो उनका खून उबल उठा और उन्होंने पूछा, कहां है तन्ना? जब मालूम हुआ कि मैच देखने गया है तो उन्होंने चीख मारकर कहा, ताकि जमुना के घर तक सुनाई दे, आने दो आज हरामजादे को, खाल ना उधेड़ दी तो नाम नहीं। लड़की के ठूंठ को साड़ी पहनाकर नौबत बजवा कर ले आऊंगा, पर उनके यहां मैं लड़के का ब्याह करूंगा जिनके यहां। और उसके बाद उनके यहां का जो वर्णन महेश्वर दलाल ने किया उसे खैर जाने ही दीजिए। बहरहाल बुआ ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया और महेश्वर ने इतना मारा कि मुंह से खून निकल आया, और तीसरे दिन भूख से व्याकुल तन्ना छत पर गए तो जमुना की मां ने उन्हें देखते ही झट से खिड़की बंद कर ली। जमुना छज्जे पर धोती सुखा रही थी। क्षण भर इनकी ओर देखती रही, फिर चुपचाप बिना धोती सुखाए नीचे उतर गई। तन्ना भी चुपचाप थोड़ी देर उदास खड़े रहे, फिर आंखों में आंसू भरे नीचे उतर आए और समझ गए कि उनका जमुना पर जो भी अधिकार था वो खत्म हो गया। और जैसा कहा जा चुका है कि वो ईमानदार आदमी थे, अतः उन्होंने कभी इधर का रुख भी नहीं किया। हालांकि उधर देखते ही उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे और लगता था जैसे गले में कोई चीज फंस रही है, सीने में कोई सूजा चला रहा हो। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे तन्ना का मन भी पढ़ने से उचट गया और वे एफए के पहले साल में ही फेल हो गए। अब होना क्या था, महेश्वर दलाल ने उन्हें फिर खूब मारा और उनकी मझली बहन खुश होकर अपने लुंज बुंज पैर पटकने लगी। और हालांकि तन्ना खूब रोए और दबी जबान इसका विरोध भी किया, पर महेश्वर दलाल ने उनका पढ़ना लिखना छुड़वाकर उन्हें आरएमएस में भर्ती करा दिया और वे स्टेशन पर डाक का काम करने लगे। उसी समय महेश्वर दलाल की निगाह में एक लड़की, यहां पर मैं साफ साफ कह दूं कि या तो कहानी का विषय वस्तु के कारण हो या उस दिन की सर्वग्रासी उमस के कारण, लेकिन उस दिन माणिक मुल्ला की कथा शैली में वो चटपटापन नहीं था जो पिछली 2 कहानियों में था।
अजब ढंग से नीरस शैली में वो विवरण देते चले जा रहे थे और हम लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस बहुत थी, कहानी में भी और कमरे में भी। खैर, तो उसी समय महेश्वर दलाल की निगाह में एक लड़की आई जिसके बाप मर चुके थे। मां की अकेली संतान थी। मां की उम्र चाहे कुछ भी रही हो, पर देखकर यह कहना कठिन था कि मां बेटी में कौन 19 है और कौन 20। कठिनाई एक थी, लड़की इंटर के इम्तिहान में बैठ रही थी। हालांकि उम्र में तन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस रूपवती विधवा के पास जमीन जायदाद काफी थी। न कोई देवर था, न कोई लड़का। अतः उसकी सहायता और रक्षा के ख्याल से तन्ना को इंटरमीडिएट पास बताकर महेश्वर दलाल ने उसकी लड़की से तन्ना की बात पक्की कर दी, मगर इस शर्त के साथ कि शादी तब होगी जब महेश्वर दलाल अपनी लड़की को निपटा लेंगे, और तब तक लड़की पढ़ेगी नहीं। अब चूंकि लड़की की ओर से भी सारा इंतजाम महेश्वर दलाल को करना था, अतः वो 11-12 बजे रात तक लौट पाते थे और कभी कभी रात को भी वहीं रह जाना पड़ता था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी और ब्लैकआउट रहता था। लड़की का घर उसी मोहल्ले की एक दूसरी बस्ती में था, जिसमें दोनों तरफ फाटक लगे थे, जो ब्लैकआउट में 9 बजते ही बंद हो जाते थे। बुआ ने इसका विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि महेश्वर दलाल ने साफ साफ कह दिया कि उसके घर में रहने से मोहल्ले में चारों तरफ 4 आदमी 4 तरह की बातें करते हैं, और महेश्वर दलाल ठहरे इज्जतदार आदमी। उन्हें बेटे बेटियों का ब्याह निपटाना है और वे ये ढोल कब तक अपने गले में बांधे रहेंगे। अंत में हुआ ये कि बुआ जैसे हंसती इठलाती हुई आई थी, वैसे ही रोती कलपती अपनी गठरी मुठरी बांधकर चली गई। और बाद में मालूम हुआ कि तन्ना की मां के तमाम जेवर और कपड़े जो बहन की शादी के लिए रखे हुए थे, गायब हैं। इस घटना ने तन्ना पर एक भयानक भार लाद दिया। महेश्वर दलाल का उन दिनों अजब हाल था। मोहल्ले में यह अफवाह फैली हुई थी कि महेश्वर दलाल जो कुछ करते हैं वो एक साबुन बेचने वाली लड़की को दे आते हैं। अब बेचारे तन्ना को घर का भी सारा खर्च चलाना पड़ता था, ब्याह की तैयारी भी करनी पड़ती थी। दोपहर को ARP में काम करते थे, रात को RMS में। तो भैया नतीजा यह हुआ कि उनकी आंखें धंस गईं, पीठ झुक गई, रंग झुलस गया और आंखों के आगे काले धब्बे उड़ने लगे। जैसे तैसे करके बहन की शादी निपटी। शादी में जमुना आई थी, पर तन्ना से बोली नहीं। एक दालान में दोनों मिले तो चुपचाप बैठे रहे। जमुना नाखून से फर्श खोदती रही, तन्ना तिनके से दांत खोदते रहे। यह जमुना बहुत सुंदर निकल आई थी और गुजराती जूड़ा बांधने लगी थी, लेकिन यह कहा जा चुका है कि तन्ना ईमानदार आदमी थे। जब तन्ना का फलदान चढ़ा तो वो और भी सज धज के आई और उसने तन्ना से एक सवाल पूछा, भाभी क्या बहुत सुंदर है तन्ना? हाँ। जब तन्ना ने सहज भाव से बतला दिया तो रोंदते गले से बोली, मुझसे भी। तन्ना बेचारे कुछ नहीं बोले, घबराकर बाहर चले आए और सुबह के लिए लकड़ी चीरने लगे। तन्ना की शादी के बाद जमुना ने भाभी से काफी हेल मेल बढ़ा लिया। रोज सुबह शाम आती, तन्ना से बात भी न करती, दिन भर भाभी के पास बैठी रहती। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, तन्ना से भी ज्यादा, और थोड़ी घमंडी भी थी। जब बहुत जल्दी मैके चली गई तो एक दिन जमुना आई और तन्ना से ऐसी ऐसी बातें करने लगी जैसी उसने कभी नहीं की थी। तो तन्ना ने उसके पांव छूकर उसे समझाया कि जमुना तुम कैसी बातें करती हो। तो जमुना कुछ देर रोती रही और फिर फुफकारती हुई चली गई। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक अजब की घटना हुई। जिस साबुन वाली लड़की का नाम महेश्वर दलाल के साथ लिया जाता था, वो एक दिन मरी हुई पाई गई। उसकी लाश भी गायब कर दी गई और महेश्वर दलाल पुलिस के डर के मारे जाकर समधियाने में रहने लगे। बेचारे तन्ना की जिंदगी अजब सी थी। पत्नी ज्यादा पढ़ी थी, ज्यादा धनी घर की थी, ज्यादा रूपवती थी, हमेशा ताने दिया करती थी। मझली बहन घिसल घिसल कर गालियां देती रहती थी। राम करे दोनों पांव में कीड़े पड़े। अफसर ने उनको निकम्मा करार दिया था और उन्हें ऐसी ड्यूटी दे दी थी कि हफ्ते में 4 दिन और 4 रातें रेल के सफर में ही बीतती थी और बाकी दिन हेडक्वार्टर में डांट खाते खाते। उनकी फाइल में बहुत शिकायतें लिख गई थी,
उन्हीं दिनों उनके यहां यूनियन बनी और वह ईमानदार होने के नाते उससे अलग रहे। नतीजा यह हुआ कि अफसर भी नाराज और साथी भी। इसी बीच में जमुना का ब्याह हो गया। महेश्वर दलाल गुजर गए। पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बची और बचने के बाद वो तन्ना से गंदी छिपकली से भी ज्यादा नफरत करने लगी। छोटी बहन ब्याह के काबिल हो गई और तन्ना सिर्फ इतना कर पाए कि सूख कर कांटा हो गए। कनपटियों के बाल सफेद हो गए, झुक कर चलने लगे, यहां तक कि दिल का दौरा पड़ने लगा। आंख से पानी आने लगा और मैदा इतना कमजोर हो गया कि एक कौर भी हजम नहीं होता था। डाक ले जाते हुए एक बार रेल में निमसार जाती हुई तीर्थ यात्रिणी जमुना मिली। साथ में रामधन था। जमुना बड़ी ममता से पास आकर बैठ गई। उसके बच्चे ने मामा को प्रणाम किया। जमुना ने दोनों को खाना दिया। कौर तोड़ते हुए तन्ना की आंखों में आंसू आ गए। जमुना ने कहा भी कि कोठी है, तांगा है, खुली आबो हवा है, आकर कुछ दिन रहो ना, तंदुरुस्ती संभल जाएगी। पर बेचारे तन्ना, नैतिकता और ईमानदारी बड़ी चीज होती है। लेकिन उस सफर से जो तन्ना लौटे तो फिर पड़ ही गए। महीनों बुखार आया। रोग के बारे में डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय थी। कोई हड्डी का बुखार बताता था तो कोई खून की कमी, तो कोई टीबी भी बता रहा था। और घर का तो यह हाल कि एक पैसा पास नहीं। पत्नी का सारा जेवर लेकर सास अपने घर चली गई। छोटी बहन बेचारी रोया करे। मझली घिसल घिसल कर कहे, अभी क्या, अभी तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। सिर्फ यूनियन के कुछ लोग आकर अच्छी भली सलाहें दे जाते थे। साफ हवा में रखो, फलों का रस दो, बिस्तर रोज बदल देना चाहिए। अब वो बेचारे करते ही क्या। होते होते जब नौबत यहां तक पहुंची कि उन्हें दफ्तर से खारिज कर दिया गया, घर में फांके होने लगे, तो उनकी सास आकर अपनी लड़की को लिवा ले गई और बोली, जब कमर में बूता नहीं था तो भावरे क्यों फिराई थी? और फिर यूनियन फूनियन के गुंडे आवारे आकर घर में हुड़दंगा मचाते रहते हैं। तन्ना की बहनें उनके सामने चाहे निकले चाहे नाचे गए, उनकी लड़की ये पेशा नहीं कर सकती। इधर यूनियन उनकी नौकरी के लिए लड़ रही थी और जब वे बहाल हो गए तो लोगों ने सलाह दी 2 हफ्ते के लिए चले जाएं, बाकी लोग उनका काम करा दिया करेंगे और उसके बाद फिर छुट्टी ले लेंगे। उनका तन हड्डी का ढांचा भर रह गया था। चलते हुए आप नजदीक से पसलियों की खड़बड़ाहट तक सुन सकते थे। किसी तरह बेचारे हिम्मत बांध कर गए। अफसर लोग चिढ़े हुए थे। मेल ट्रेन पर रात की ड्यूटी लगा दी और वो भी ऐन होली के दिन। बेचारे रंग में भीगते हुए भी थर थर कांपते हुए स्टेशन गए। सारा बदन जल रहा था। काम तो साथियों ने मिलकर कर दिया, वे चुपचाप पड़े रहे। डिब्बे में अंदर सीलन थी, नसें ढीली पड़ गई थी। किसी तरह सुबह हुई। टुंडला आया, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी। वो जाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। गाड़ी चल दी। पांव थर थर कांप रहे थे। सहसा इंजन के पानी की टंकी की झूलती हुई बाल्टी इनकी कनपटी में लगी और फिर इन्हें होश नहीं रहा। जब आंख खुली तो टुंडला के रेलवे अस्पताल में थे। दोनों पांव नहीं थे। आसपास कोई नहीं था। बेहद दर्द था। खून इतना निकल चुका था कि आंख से कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता था। सोचा किसी को बुलावें तो मुंह से जमुना का नाम निकला, फिर अपने बच्चे का, फिर बापू महेश्वर का, और फिर चुप हो गए। लोगों ने बहुत पूछा, किसे तार दे दें, क्या किया जाए, पर वे कुछ नहीं बोले। सिर्फ मरने के पहले उन्होंने अपनी दोनों कटी टांगे देखने की इच्छा प्रकट की और वे लाई गई तो ठीक से देख नहीं सकते थे, अतः बार बार उन्हें छूते थे, दबाते थे, उठाने की कोशिश करते थे और हाथ खींच लेते थे और फिर थर थर कांपने लगते थे। पता नहीं ये कहानी सुनकर मुझे कैसा लगा कि मैं निष्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किए बिना चुपचाप उठकर चला आया। अंध्याय, बेहद उमस, मन की गहरी से गहरी परत में एक अजब सी बेचैनी। नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। नीम की डालियां खामोश है। बिजली के प्रकाश में उनकी छायाएं मकाने, खपरेलों,
बारजों और गलियों में सहमी खड़ी है। मेरे अर्धसुप्त मन में असंबद्ध स्वप्न विचारों का सिलसिला, स्वर्ग का फाटक, रूप रेखा रंग आकार कुछ नहीं जैसा अनुमान कर ले, अति यथार्थवादी कविताएं जिनका अर्थ कुछ नहीं जैसा अनुमान कर ले। फाटक पर रामधन बाहर बैठा है, अंदर जमुना श्वेत वसना, शांत गंभीर। उसकी वृषंखल वासना, उसका वैधव्य पुरैन के पत्तों पर पड़ी ओस की तरह बिखर चुका है। वो वैसी ही है जैसी तन्ना को प्रथम बार मिली थी। फाटक पर घोड़े की नाले जड़ी हैं, एक दो असंख्य। दूर धुंधले क्षितिज से एक पतला धुएं की रेखा सा रास्ता चला आ रहा है। उस पर कोई दो चीजें रेंग रही हैं। रास्ता रह रहकर कांप उठता है जैसे तार का पुल। बादलों में एक टार्च जल उठती है। राह पर तन्ना चले आ रहे हैं। आगे आगे तन्ना कटे पांव से घिसलते हुए, पीछे पीछे उनकी दो कटी टांगे लड़खड़ाती चली आ रही हैं। टांगों पर RMS के रजिस्टर लदे हैं। फाटक पर पांव रुक जाते हैं, फाटक खुल जाते हैं। तन्ना फाइल उठाकर अंदर चले जाते हैं। दोनों पांव बाहर छूट जाते हैं। बिस्तुइया की कटी हुई पूंछ की तरह छटपटाते हैं। कोई बच्चा रो रहा है। वो तन्ना का बच्चा है। दबे हुए स्वर, यूनियन, MMR, MMR। दोनों कटे पांव वापस चल पड़ते हैं। धुएं का रास्ता तार के पुल की तरह कांपता है और फिर दूर किसी स्टेशन से कोई डाक गाड़ी छूटती है। तो यह था सूरज का 7वां घोड़ा का तीसरा भाग। अब अगला भाग सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।